हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का ये क्लासेस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आज के इस लेक्चर में हम सभी कवर किए हैं। अगर आप भी 2024 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि अच्छा खासा वेटेज रहता है फिजिक्स का बिहार डीएलएड में। तो आप सभी आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाएगा इस लेक्चर से। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, इतना सा काम आप सभी जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो देखिए, कार्य का मात्रक की अगर बात किया जाए तो इसका मात्रक होता है जूल। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे बताते चलिएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो देखिए, इंद्रधनुष जो बनने का कारण होता है, आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होता है। आप सभी को पता होंगे, देखे होंगे आप सभी। ये आपका अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश को गुजारा जाए कांच से वायु में। ध्यान रखिएगा, कांच से अगर वायु में प्रकाश को गुजारा जाए तो क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। देखिए, क्यूरी की अगर बात किया जाए तो ये रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई होता है। ध्यान रखिएगा, क्यूरी क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। याद करते चलिएगा क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन इसी लेक्चर में आप सभी को याद कर जाना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सबको बताते हैं कि प्रश्न को याद रखा कीजिए, क्योंकि अगर प्रश्न याद करने का क्षमता आ चुका है आपके पास तो समझ लीजिए इसका बादशाह, इस एग्जाम का बादशाह आप ही रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट आप ही का है। तो प्रश्न जितना याद कर सकते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होगा, ये बल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कह सकते ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अगला है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में भरी बाल्टी में डुबाई जाती है या गिराई जाती है तो क्या होगी। एक लोहे की गेंद है, पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ये क्या हो जाएगी, ये पारे की सतह पर तैरेगी। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होगा, पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मरकरी यानी कि पारे से क्या होता है, लोहे का घनत्व कम होता है, इसलिए लोहा क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा ऊपर में। अगर वही पानी में डुबा दिया जाए तो लोहा डूब जाएगा, क्योंकि पानी से लोहे का घनत्व अधिक होता है और जिसका घनत्व अधिक होता है निश्चित है कि वो डूबेगा। अगला है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल से आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से सेट किया गया है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से क्वेश्चन का पूछने का ट्रेंड है उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो याद रखिएगा, डेसिबल से हम सभी क्या मापते हैं, ध्वनि को मापते हैं, यानी कह सकते कि वातावरण में ध्वनि को मापते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड के लिए जो है कि स्पेशल क्लासेस शुरू कर दिया गया है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए। अगर आप भी 2024 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं और सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करना चाहते हैं कि 20 से 25 हज़ार में मेरा दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि हमको 1 लाख खर्चा ना करना पड़े, तो देखिए अभी से आप मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन अब काफ़ी हाई होने वाला है और अब की बार तो ताबड़तोड़ कंपटीशन है। तो अभी से आप मिशन मोड की तैयारी में लग जाइए। देखिए, एप्लीकेशन पे आप सभी को तैयारी करवाया जा रहा है, संपूर्ण तैयारी, टॉपिक वाइज क्लासेस आपको दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, प्लस में टेस्ट भी आपको दिया जाएगा किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपका सीबीटी होता है। ध्यान रखिएगा, फुल लेंथ का। इसके अलावा ई बुक भी अवेलेबल करवाया गया है।
तो ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर सफलता 100% चाहिए तो आप सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो छोड़ना नहीं है, तैयारी कीजिए आप सभी, सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है। अच्छा, ज्वाइन कैसे कीजिएगा? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा कैसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने में आसानी आपको हो जाएगा। अन्यथा आप सभी डायरेक्ट युवा शक्ति जी के कोई सर्च करके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो चैनल का नाम है वही आपका एप्लीकेशन का भी नाम है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आइए अब अपना टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है एम्पियर नापने की इकाई है। तो एम्पियर से हम सभी क्या मापते हैं? करंट को मापते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो अभी देख रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा हो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बट अगर थ्योरी क्लास कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पे जो कवर करवाया जाएगा वो थ्योरी क्लास कवर करवाया जाएगा, प्लस में आप सभी को MCQ भी दिया गया है। तो वहाँ से अगर थ्योरी क्लास कर लीजिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए क्यों नहीं गिरती है, इसका कारण क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को। फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। इसका कारण है कि इसके गुरुत्व केंद्र से होने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है, इसीलिए नहीं गिरती है। आप सभी देखे होंगे साइकिल चालक को, अगर एक गोल घेरा में जो साइकिल चलाता है या कोई गोला चौराहा पर अगर साइकिल चलाता है तो वो नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि वो अपना गुरुत्व केंद्र को मेंटेन रखता है, गुरुत्व केंद्र को मेंटेन रखता है, ध्यान रखिएगा। और गुरुत्वा केंद्र उसके बीचों बीच से होकर गुजरता है, इसी कारण से वो क्या होता है? नहीं गिरता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यही कारण है कि गुरुत्व केंद्र उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला है त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र क्या है? तो देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है आपका ए बराबर V माइनस यू बटा टी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, ऐसा क्यों होगा? तो याद रखिएगा पानी जमने के बाद उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं कि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, इसी कारण से जो डॉट लगा हुआ है बोतल में वो फट जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह जो है ये किसका नियम है? तो याद रखिएगा ये नियम आपका न्यूटन की तृतीय नियम है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन का तीसरा गति का नियम है, याद रखिएगा। चलिए आपसे भी हमको ये बताइएगा कि न्यूटन का पहला गति का नियम का एग्जाम्पल क्या है? बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी। अच्छा, आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि रॉकेट जो कार्य करता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर ही कार्य करता है, या कभी कभी संवेग संरक्षण भी नियम दिया रहता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण या तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम। इसका सिंपल उदाहरण याद रखिएगा। अगर एक पानी में नाव है, ठीक है, एक पानी में क्या है? नाव है। अगर नाव तैर रहा है, ठीक है, जब किनारे पे वो नाव आता है, जब किनारे पे नाव आता है तो कोई व्यक्ति इससे उतरा तो देखिएगा आप आगे आइएगा तो नाव क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। तो ये सिंपल एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है न्यूटन की तीसरी गति का नियम। आपको बताना है पहला गति का नियम का एग्जांपल। केंडला मात्रक है, किसका है? तो केंडला मात्रक जो है ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो आपसे कह सकते हैं भैया जी डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है जूल निम्नलिखित में से इकाई है, किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। तो आपको एसआई मात्रक कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि भर भर के एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है? ऐसा कारण क्या है? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है, अगर इस पे किसी व्यक्ति को चढ़ना है तो वो आगे की ओर झुक झुक के चढ़ेगा ताकि वो पीछे की ओर ना गिरे। तो यानी कि अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए ही ऐसा करता है, ध्यान रखिएगा। अगर वो उतरना होगा तो वो पीछे की ओर झुक के उतरेगा, ना कि आगे की ओर झुक के उतरेगा। अगर यहाँ से अगर उतरना होगा आगे की ओर झुक के उतरेगा तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो पीछे से झुक के उतरता है ताकि आगे ना गिरे। तो पूरा बल कहाँ लगाता है? पीछे लगाता है उतरते वक्त, और चढ़ते वक्त पूरा बल कहाँ लगाता है? आगे की ओर लगाता है। पास्कल इकाई है, यानी कि वही गुरुत्व केंद्र की बात किया जाता है ताकि गुरुत्व केंद्र आपका बना रहे। पास्कल इकाई है।
तो पास्कल दाब की इकाई होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये सभी को पता होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो देखिए, बल की परिभाषा जो आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है। तो अभी आपको बताए थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होता है, पता है आप सभी को? देखिए, याद रखिएगा न्यूटन की गति के पहले नियम के बारे में कि संसार में जितने भी वस्तु हैं तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कोई उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। मान लीजिए कि एक कंबल है, ठीक है, या मान लीजिए एक पत्थर धरा हुआ है, तो पत्थर तब तक ये एक ही जगह बना रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। याद रखिएगा आप सभी, परफेक्ट एग्जाम्पल। या एक कंबल है, इसमें बहुत सारा धूल है, ठीक है, जब तक इसको डंडा से या कोई चीज़ से झाड़िएगा नहीं तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहरी बल लगाए। ये न्यूटन का पहला गति का नियम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, याद रखिएगा, वेग को अगर दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इससे द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ध्यान रखिएगा, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल बढ़ जाती है। याद रखिएगा, अगर वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणु की चाल बढ़ जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? देखिए, सदिश राशि क्या होता है? जिसमें एक निश्चित दिशा हो, जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है? जिसका कोई निश्चित दिशा नहीं हो, जैसे चाल हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। तो इसमें कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो अभी आपको बताया कि द्रव्यमान सदिश राशि नहीं, जबकि आपका संवेग हो गया, वेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, ये सभी क्या है? आपका सदिश राशि है। देखिए, संवेग जहाँ पर लगाएंगे वहीं लगेगा, बल जहाँ पर लगाएंगे वहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। पर चाल और दिशा, द्रव्यमान का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए, ल्यूमेन जो मात्रक होता है वो ज्योति फ्लक्स का होता है। और अभी कैंडला के बारे में बताएं, कैंडला किसका है? ज्योति तीव्रता का है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करने आइसो वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर आता है या रहता है? तो 1/10 भाग रहता है। ध्यान रखिएगा, कितना रहता है? 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो आप सभी को बताए थे न्यूटन के पहले नियम के बारे में कि संसार में जितने भी वस्तु हैं तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन के पहले गति का नियम को हम सभी जड़त्व के नियम से नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? ये छोटी जी की बात किया गया है। तो छोटी जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाया जाए, तो आप सभी को पता होना चाहिए पूरा पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का ग्लोब है। इसे हम सभी क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका क्या है? ध्रुव है। ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, और ये आपका भूमध्य रेखा है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से अगर हम सभी ऊपर ध्रुव की ओर जाते हैं तो छोटी जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है, इसीलिए जो है कि बांध के नीचे मोटी दीवार बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या हो जाता है? बढ़ता है। अगर पतला दीवार बनाएगा तो टूट जाएगा। अगला है, यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? वायु दाब में कमी आ जाती है, इसीलिए क्या होती है? फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है हवाई जहाज में। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक भौतिक राशि है जिसमें समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए, बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि आपका
कार्य और ऊर्जा का समान है, आवेग और संवेग का समान है और भार और बल का समान है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर बल और भार का समान है, ना कि बल और दाब का समान है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये समान है इसका बीमनीय सूत्र, जबकि ये दोनों का समान नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, उस लड़की के खड़े हो जाने से दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी आपको बताए थे, रॉकेट जो कार्य करता है वो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है या न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर कार्य करता है? तो ऑप्शन में ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है बल गुणनफल है। तो देखिए, बल गुणनफल जो है द्रव्यमान और त्वरण का है, बी करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। अगला है बर्फ में पानी तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों डूबती है, ऐसा क्या कारण है? तो आपसे कह सकते हैं भैया जी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो ऑप्शन नंबर हम सभी डी की तरफ जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बर्फ पानी से हल्की होती है, इसीलिए बर्फ क्या होता है, पानी में तैरती है, और अल्कोहल से भारी होती है जिसके कारण से क्या होती है, डूब जाती है। तो याद रहेगा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, तो यही कारण है। अगला है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? 9 डिग्री सेल्सियस है, उसको 3 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, आयतन पहले घटेगा। 9 डिग्री सेल्सियस से जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे तो वो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा। ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का सूचक है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगी? तो देखिए, ऊष्मा की अगर बात किया गया ना, तो अपेक्षाकृत क्या होती है पता है, कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होने लगती है। यानी ऊष्मा जो है, जहाँ पर अधिक ताप है और जहाँ पर कम ताप है, माने कि एक ये ठोस वाली वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, इसमें ज़्यादा ताप है और इसमें कम ताप है, तो इससे प्रभावित होकर इसमें जाने लगेगी। जिसका कम ताप रहेगा उसी में प्रभावित होने लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी जिसमें ज़्यादा ताप है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऊष्मा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, इसे हम सभी कार्य में बदल सकते हैं, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कार्य में बदल सकते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो देखिए, तापमान की इकाई केल्विन होता है एसआई सिस्टम में। अगला है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के भीतर का तापमान क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है, बिल्कुल गर्म होता है। अगला है इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? देखिए, ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ना फ़ारेनहाइट है ना केल्विन है। ये क्या हो जाएगा, कैलोरीन हो जाएगा, किलो कैलोरी हो जाएगा और जूल, ये सभी ऊष्मा का मात्रक है। अगला है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि 4.2 गुना 10⁻³ जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 47 है कि जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आंसर सुनिए उसके बाद फिर क्वेश्चन समझिएगा। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था आप सभी से कि जलप्रपात देखे होंगे आप सभी, जैसे धुआंधार जलप्रपात हो गया,
जोग जलप्रपात हो गया। तो ये जलप्रपात का नाम है। तो जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की ओर अपेक्षाकृत अधिक होने का कारण क्या है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। ध्यान रखिएगा, जो जल गिरता है वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा से उष्मा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्यों होती है? क्योंकि गैस क्या होता है? प्रासरण गुणांक से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी है। गैस तापमापी जो होता है वो द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैस का प्रासरण गुणांक जो है वो अधिक होती है। गैस का प्रासरण गुणांक क्या होती है? अधिक होती है। अगला है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ताप युग्म तापमापी जो है ये आपका सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। किसके प्रभाव पर? सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किससे? तो पूर्ण विकिरण उत्मापी से हम सभी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अत्यधिक ऊंचे ताप, जैसे कि सूर्य का तापमान को मापना है तो हम सभी किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विकिरण उत्मापी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूर्ण विकिरण उत्मापी उस सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण विकिरण उत्मापी जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम के अनुसार कार्य करता है ये। अगला है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप जो है किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिएगा, अभी आपको बताए पूर्ण विकिरण उत्मापी के द्वारा मापा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण विकिरण उत्मापी से हम सभी सूर्य सभी का तापमान को मापते हैं। अगला है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, दो कन्फ्यूजन हो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार का है? तो वो अनुदैर्घ्य है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत को प्रतिस्थापित जो किया गया था हाइगेंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपको अंदाज नहीं लगता हुआ क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगर यही अभी थ्योरी पढ़े रहते तो आराम से आंसर करते आप सभी, जो कि आप सभी को एप्लीकेशन पे डिटेल से कवर करवाया जा रहा है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और थ्योरी पढ़ना शुरू कीजिए आप सभी। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल संबंधित है। तो ये कूलाम का नियम है। किसका नियम है जी? कूलाम का नियम है। बी करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित है? कूलाम के नियम से। अगला है, यदि दो विद्युत आवेशों की मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि दो विद्युत आवेशों की मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान जो होगा वो क्या होगा? उसके विद्युत बल का मान जो हो जाएगा वो चौगुना हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चौगुना हो जाएगा। अगला है, समान आवेश में होता है, क्या होता है? विकर्षण होता है समान आवेश में। जो समान आवेश होता है उसमें विकर्षण होता है और असमान आवेश में क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। अगला है, जब एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनॉइड की छड़ क्या होगी? तो ये ऋण आवेशित हो जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। क्वेश्चन को समझिएगा, जब एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो एबोनॉइड की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। और वहीं पर ये क्वेश्चन देखिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो ये छड़ क्या हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन कर सकता है। अगर एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ेंगे तो ये ऋण आवेशित होगा। अगर कांच की छड़ है और उसे रेशम पर रगड़ेंगे तो धन आवेशित होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये कौन सी परिघटना निर्णय लेने में सहायक होती है? तो याद रखिएगा, ध्रुवीकरण। कौन? ध्रुवीकरण। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर, ये कोई चिकना पृष्ठ से यहाँ से प्रकाश आया फिर रिटर्न हो गया, तो इसे हम सभी क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश यहाँ पर आया, चिकना पृष्ठ पर टकराया, फिर वापस चला गया, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है।
अगला है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? देखिए यह नियम आपका कूलाम का नियम है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन याद ही करना होगा आपको। क्या कहा गया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो कूलाम का नियम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी चाल के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये ओम का नियम है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन था, किसी चाल के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह किसका है? ओम का नियम है। अगला है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कोई तार है, इसकी त्रिज्या को हम आधी कर देंगे, त्रिज्या को क्या कर देंगे? आधी कर देंगे, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रतिरोध कितना होगा? 16 गुना हो जाएगा अगर त्रिज्या को आधी करेंगे तो। अगला है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो धारा और वोल्टता को। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। याद रखिएगा कन्फ्यूजन कर सकता है, यहाँ पर स्लैश में दिया हुआ है ओम बटा मीटर दिया हुआ है, बट ओम मीटर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? इनमें से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? देखिए आर्सेनिक ये आपका अर्धचालक नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चालक है, जबकि जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक है और सिलेनियम अर्धचालक है। अगला है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? देखिए प्रकाश का सबसे अधिक वेग जो होता है वो निर्वात में होता है, और सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है या स्टील का लीजिए। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है, तो ठोस में सबसे अधिक होता है, और सबसे कम ध्वनि का वेग किस में होता है? तो वो निर्वात में होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, समझ रहे हैं। अगर ध्वनि के बारे में पूछा जाए कि सबसे कम किस में? निर्वात में, और सबसे ज़्यादा ठोस में। अगर प्रकाश के बारे में पूछा जाए कि सबसे अधिक वेग किस में होता है, तो निर्वात में, और सबसे कम ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो ये आपको ग्रिमाल्डी ने दिखलाया था। ध्यान रखिएगा, तो ग्रिमाल्डी ने यह बतलाया था कि ये सबसे पहले ही बतलाया था कि प्रकाश तरंग का क्या होता है? विवर्तन होता है। अगला है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं इसका प्रयोग तांबा का? इसकी विद्युत प्रतिरोध निम्न होती है। ध्यान रखिएगा विद्युत प्रतिरोध क्या होती है? निम्न होती है, या विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो निम्न होती है, इसीलिए हम सभी क्या करते हैं? विद्युत के लिए तांबा का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर देखिएगा तो तांबा का तार ही लगाया जाता है। अगला है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बदलती है यदि वो होती है समान विभव पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। दो आवेशित के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, ये वो होती है समान विभव पर। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा की यहाँ पर बात किया गया है, तो रेक्टिफायर में बदला जाता है। ध्यान रखिएगा रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम सभी कह सकते हैं कि एसी को डीसी में जो बदलता है वो कौन बदलता है? एसी को डीसी में, जैसे अब एसी करंट घर में आया उसको डीसी में परिवर्तन करना है, यानी बैटरी में डालना है, तो वो कौन करता है? ये रेक्टिफायर आपका काम करता है। अगर आपसे से क्वेश्चन पूछा जाए कि डीसी को एसी में परिवर्तित करना है, तो वो कौन करेगा? आपका बिल्कुल इन्वर्टर करेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? वोल्टेज को मेंटेन रखता है ये, अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको मैनेज करके कम करेगा। अगला है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी भी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना, जैसे कि ये एक है, इधर से आया प्रकाश और यहाँ से ऐसे जाके मुड़ गया, तो इसे हम सभी क्या करते हैं? विवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? तो याद रखिएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग
क्यों होता है? आप सभी को बताओगे कि घर में एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। घर में क्या है, एक बोर्ड लगा हुआ है। एक करंट आया, डायरेक्ट आपका एसी आया बोर्ड में, यहाँ पर लग गया एसी। और उसके बाद एक अर्थ आता है, जो कि ये कह सकते हैं कि स्थल जमीन है। यहाँ से एक अर्थ आता है और अर्थ इसको लगाया जाता है, ठीक है। अर्थ एक लगाया जाता है, तो अर्थ का उपयोग क्या है पता है आप सभी को? क्या कह सकते हैं? यह सुरक्षा के लिए होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा आप सभी, इसका उपयोग हम सभी करते हैं किसके लिए? सुरक्षा के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर डायरेक्ट दोनों अगर एसी ही ला के दीजिएगा तो पता चलेगा मोड आपका तहस नहस हो गया है। तो याद रखिएगा, वोल्टेज को जो मेंटेन करने के लिए हम सभी अर्थ का प्रयोग करते हैं, तो सुरक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूर्य का ताप मापा जाता है। देखिए, सूर्य का ताप जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। और जिसे हम सभी उच्च उत्तमापी कहते थे अभी, तो उसी को इंग्लिश में पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक और हिमांक की यहाँ पर बात किया गया है। तो देखिए, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, क्वथनांक 100 डिग्री और हिमांक 0। अगला है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो होता है ये कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप। याद रहेगा आप सभी को, अगर परम शून्य ताप की बात किया जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक और सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापी में से एक ही होगा? देखिए, -40 डिग्री जो होता है यहाँ पर क्या होता है आपका? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही पैमाने पर हो जाता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर ये कितना होता है? ये 32 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना होता है? 32 डिग्री। याद रखिएगा, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर ये कितना होगा? तो ये 32 डिग्री होगा, 32 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर का सम्मान तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर सेल्सियस तापक्रम जो होगा यानी सेंटीग्रेड तापक्रम कितना होगा? तो याद रखिएगा, 36.89 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी 37 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगर केल्विन में बात किया जाए तो 310 डिग्री केल्विन होता है। याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.5 या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री और केल्विन में 310 डिग्री। याद रखिएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? वैसे ही रहती है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल हो गया, कांच हो गया एवं हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। किस क्रम में होती है प्रकाश की चाल? सबसे अधिक किसमें होगा पता है? जल में होगा, उसके बाद कांच, तब हीरा में होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा होगा जल में चाल, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। हीरा में सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हालांकि प्रकाश का चाल सबसे कम जो होता है वो किसमें होता है? ठोस में होता है। अगला है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब आप सभी देखे होंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ये पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। तो यानी चंद्रमा बीच में आए तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। एक करेक्ट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। ध्यान रखिएगा आप सभी, तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आएगा, ठीक है, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। ध्यान रखिएगा, एक काटा हुआ हीरा जो जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
अगला है एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए हम सभी क्या करते हैं? बिल्कुल विद्युत सर्किट में फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज क्या करता है? वोल्टेज यानी कि विद्युत धारा को मेंटेन करके रखता है। अगर ज़्यादा आ जाएगा धारा तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज। याद रखिएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों किया जाता है? नाइक्रोम का तार हम सभी हीटिंग, जो आप सभी देखे होंगे हीटर, उसमें हम सभी नाइक्रोम का तार उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं पता है आप सभी को? इसका जो है कि विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। याद रखिएगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है किसका? नाइक्रोम तार का, और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। अगला है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? देखिए, किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी ऊर्जा इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विद्युत जो लिखते हैं, विद्युत लिखने का शुद्ध रूप क्या है आप सभी को पता होगा, तो लिख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? देखिए, ये एक गिलास है, ठीक है, ये एक गिलास है, इसमें हम पानी डाल दिए हैं, हाँ ठीक है, और उसमें एक सिक्का है, ये थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चम्मच इसमें यह छड़ी डाला हुआ है और ये टेढ़ा आपको दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला है फैराडे का नियम संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी देखें आप सभी, पहले डीवीडी का प्रयोग होता था, सीडी का प्रयोग होता था, उसमें देखते प्रकाश मिलाते तो अलग अलग का रंग दिखाई देता था। जिस प्रकार से आप सभी इंद्रधनुष में रंग देखें उसी प्रकार से रंग दिखाई देता है। तो ये जो आप सभी देखते हैं वो किस कारण से देखते हैं बता सकते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, प्रागमन की परिघटना के आधार पर देखते हैं। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन, विवर्तन, प्रागमन की परिघटना के आधार पर ऐसा हमको प्रतीत होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार उस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका गलनांक कम हो। तो घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज उस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक क्या हो? कम हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से थोड़ा झुक जाती है, तो क्या कह सकते हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? यहाँ अधातु की बात किया गया है, तो इनमें से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो याद रखिएगा, सिलेनियम नहीं है विद्युत का मंद चालक, जबकि सल्फर है, ब्रोमिनियम है, ब्रोमीन है और फास्फोरस है, जबकि सिलेनियम नहीं है। देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो माना जाता है वो चांदी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह जो होता है इसमें विद्युत ऊर्जा कहाँ से आता है? तो ये आपका सोलर या सौर सेल कह सकते हैं, सोलर पैनल कह सकते हैं, सौर सेल, और ये कहाँ से होगा? सूर्य के प्रकाश से होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिद्युति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु जो है वो कौन सी है? पारा होगा, वाष्प, पारा वाष्प और आर्गन। याद रखिएगा, पारा वाष्प और आर्गन होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट लैंप में
चौक का प्रयोजन किया जाता है? प्रतिरोधकता को कम करने के लिए करते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग जो किया जाता है प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। अगला है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। समझिए क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है आपसे भी से। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिल्ली में जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ क्वथनांक की बात किया गया है, तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? देखिए मसूरी कहाँ पर है पता है आप सभी को? उत्तराखंड में है, यानी कि यूके में है मसूरी आपका। तो यहाँ पर जो है कि 100 डिग्री से कम तापमान होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज कितना है, आज के सेशन में कुल हम सभी 104 क्वेश्चन कवर किए हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न था। आज के ये लेक्चर कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के ये लेक्चर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ आप सभी को कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। आप सभी देखिए जो भी एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लास में नहीं ज्वाइन किए हैं, जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मिनिमम फी में आपको तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि बेस्ट कंटेंट के साथ में थ्योरी क्लास आपको दिया जा रहा है ना, जहां नोट्स पीडीएफ सारा चीज़ अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्लस में आप सभी को कोशिश किया जा रहा है कि टेस्ट भी दिया जाए, ताकि आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो, प्लस में एप्लीकेशन का लिंक हो, और उसके बाद जो कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। तो जाइए ज्वाइन कीजिए आप सभी और तैयारी कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।